मेरा नमस्कार। आज हम नए चैप्टर के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो भाग है, ये आपका जो भाग जो हमारा शुरू होने जा रहा है वो आपका भाग है क्षेत्रमिति का। और क्षेत्रमिति में आपके पास दो प्रश्नावलियाँ हैं और वो दोनों प्रश्नावलियाँ इतनी महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि नंबरों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और आप कहोगे सर इसमें अगर आपको 10 फॉर्मूले अगर हमको याद है तो हमारे जेब में 10 के 10 अंक आपके पास आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा जो ये जो लेसन है, जो ये आज मेरा जो पार्ट फर्स्ट है, इसको आप अक्सरतः पॉइंट टू पॉइंट समझें, क्योंकि अगर आपने इसकी प्रस्तावना को बड़े बखूबी ढंग से अगर आपने समझ लिया तो निश्चित तौर पर आपको प्रश्नों पर समस्या आएगी ही नहीं, ये मान के चलें आप। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सीधे प्रश्नावली पे जाते हैं। मेरा ये मानना है, आपने जितने भी मेरे पार्ट देखे वहाँ पर हम सीधे प्रश्नावली पे नहीं जाते। हमारा जो पहला भाग होता है, पहला भाग हम उसकी प्रस्तावना और आपका जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित ही हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। हमने बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति में आपके दो प्रश्नावलियां हैं। प्रश्नावली है एक तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, और जो दूसरी प्रश्नावली इसके साथ है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये हमारे मनोमस्तिष्क में बात बिल्कुल जम गई कि ये जो टॉपिक है ये क्षेत्रमिति का, ये कितने नंबर का टॉपिक है। आप कहोगे सर 10 अंक का टॉपिक है। और ये 10 अंक का टॉपिक में आपको 4 प्रश्न परीक्षा के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वो 4 प्रश्न भी कैसे कैसे होंगे, 2 + 2 + 3 + 3 बराबर कितने अंक हो गए। आप कहोगे सर 10 अंक हो गए। तो आप कहोगे कि जो 10 अंक की तैयारी हमको करनी है और वो किस तरीके से करनी है। 2 प्रश्न आपके पास 2-2 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न आपके पास 3-3 नंबर के होंगे, और आपके पास कितने प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न परीक्षा के अंदर यहाँ पर पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसमें कभी कभी थोड़ा ये परिवर्तन कर लिया जाता है कि हो सकता है कि ये 2-2 नंबर के केवल वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से पूछ ले और 3-3 नंबर के इस प्रश्नावली से पूछ ले। हो सकता है 1-2 नंबर का यहाँ से पूछ ले, 1-3 नंबर का इस प्रश्नावली से पूछ ले। हो सकता है कि इसका 3 नंबर इसमें से पूछ ले और 2-2-3 नंबर इससे पूछ ले। तो ये दोनों प्रश्नावली से मिलकर आपके जो अंक परीक्षा के अंदर अंक के प्रश्न आने हैं वो प्रश्न 4 आने हैं, और 2 तो 2 नंबर के होंगे और 2 कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। अब ध्यान दें इधर, ये वाला भाग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्रश्नावलियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बहुत ईजी प्रश्नावलियाँ हैं। मैं ईजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन प्रश्नावलियों को आपको लगेगा ऐसा कि हम तो सर ये पहले से ही जानते हैं। इसमें 10वीं में कोई नई बात यहाँ पर नहीं आई है, और नई बात क्या क्या होगी वो मैं आपको बिल्कुल अक्षरतः बिल्कुल हम बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो तरीके से हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अब जैसे चूंकि टॉपिक का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, अब आपको ये वृत्त की परिभाषा आनी चाहिए। आपने देखा है, आप जैसे कई बालक जो गाँव के होते हैं, गाँव में वो देखते हैं कि खेतों में हम एक जानवरों को बांधने के लिए खूंटा गाड़ते हैं यहाँ पर, या खूंटा लगाते हैं यहाँ पर, और इस खूंटे से हम एक जानवर को बांधते हैं। वो जानवर जब सारे दिन उस खूंटे के चारों तरफ इसी तरीके से घूमता है कि नहीं घूमता। आप कहोगे बिल्कुल सर इसी तरीके से घूमता है। आपने और भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे आप खेल के मैदान में जब खड़े होते हो तो आपकी एडी से, किससे, एडी से, आप एडी से जब एक जगह खड़े होकर आपके पूरे पैर को घुमाते हो तो पूरे पैर को एडी से घुमाओगे तो भी कौन सी शेप बनेगी आपकी। आप कहोगे सर वृत्त की शेप बनेगी। मैंने देखा है, मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ, वो वृत्त और गोले में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको जो बात कर रहे हैं वृत्त की, और जो मैंने कहा कि जब हम किसी जानवर को इससे बांधते हैं वो जानवर सारे दिन में इसी तरीके से घूम सकता है। इससे जैसे वो आप कहें सर यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि उसके गले में रस्सी इतनी लंबी है। ये रस्सी यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये जो रस्सी है आपकी, ये यहाँ पर आएगा जानवर तो भी इतनी होगी, यहाँ पर आएगा तो भी इतनी होगी, यहाँ पर आएगा तो भी इतनी होगी।
अब आप कहोगे सर ये आपने डॉट डॉट क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है एक राउंड काटेगा तो एक बार उसके जो खुर के निशान देखने को मिलेंगे, दूसरा राउंड काटेगा, तीसरा राउंड काटेगा, चौथा काटेगा, पांचवा काटेगा, और इस तरीके से वो सुबह से शाम तक अगर वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहेगा तो आप कहोगे सर इस तरह की शेप बनेगी। और ये शेप किसको प्रदर्शित कर रही है, वृत्त को प्रदर्शित कर रही है। तब आपके पास सीधी सीधी परिभाषा आपके पास निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई, आप कहोगे सर एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ओ से। और ये वाला ओ ए, जो ये ओ ए रेखाखंड है, इसको हमने रेखाखंड के रूप में लिया। ये एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लिया गया बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, आप कहोगे सर वृत्त कहलाता है। जैसे मैंने परिभाषा बोली वैसे की वैसे परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिखें। वापस मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये निश्चित बिंदु है जिसको केंद्र बोला, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लिया गया बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, आप कहोगे सर वृत्त कहलाता है। तो ये तो है वृत्त की डेफिनेशन। तब ये जो आपने जो ये रेखाखंड लिया है ये ओ ए, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और अगर इस त्रिज्या को और हमने यानी परिधि से केंद्र तक लाए हम इसको रेखाखंड को, और सीधे हम कहाँ तक ले गए, परिधि तक ले गए, इसको नाम दिया मैंने बी। तो ये जो ए बी होगा, ये ए बी को क्या बोलेंगे हम, आप कहोगे सर इसको क्या बोलेंगे हम, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, क्योंकि देखो ये ओ से लेकर ए, ओ से लेकर बी, क्योंकि ये लंबाई में क्या है, बराबर है। मैंने आपसे कहा था कि जब वो पशु जब इसके चारों तरफ घूमता है तो इतना ही घूमता है जितना कि उसके गले में रस्सी है। तो ये ओ बी भी किसका काम कर रही है, वो रस्सी का, और रस्सी जितनी ओ ए है उतनी क्या होगा, ओ बी होगी। तो ये तो क्या हो गया इसकी त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। और व्यास आपको पता ही है। अब व्यास को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप कहोगे सर वह सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। फिर एक दूसरी परिभाषा कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, ये जीवा ही है, क्योंकि बहुत सारी जीवाएं खींचते हैं हम इस वृत्त के अंदर। देखो ये खिंच गई, ये जीवा हो गई, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इस वृत्त का क्या कहलाता है, वो व्यास कहलाता है। तो आपने त्रिज्या के बारे में समझ गए, आप व्यास के बारे में समझ गए, आप इस वृत्त के केंद्र के बारे में समझ गए, आप इस वृत्त की परिभाषा के बारे में समझ गए। अब देखिए आपने कक्षा 6 के अंदर पढ़ी है वृत्त की परिधि का सूत्र। तो आप कहोगे सर ये वृत्त की परिधि को हम किस प्रकार समझते हैं, यानी वृत्त की परिधि बराबर, आप कहोगे सर जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पूरा का पूरा एक राउंड ले लेता है और वापस अपने मूल जगह पर आ जाता है, तो ये इस वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr। अब वो कह देता है ये तो वृत्त की परिधि की बात कर ली, अब वृत्त का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। तो आपके पास है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं अपन, क्या होता है, πr² होता है। तो ये वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, इससे संबंधित आपको परिभाषा बिल्कुल, और इसके सूत्र, वृत्त की परिभाषा, वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, ये आपके जहन में आ जाना चाहिए। और इसके साथ ही अब अगली परिभाषा की हम बात कर रहे हैं। अगली जो परिभाषा आती है हमारे पास वो आती है वृत्त का त्रिज्य खंड। वृत्त की परिभाषा आप जानते हो, त्रिज्या को आप समझते हो, खंड यानी क्या होता है, टुकड़ा होता है। देखिए अब यहाँ से ये जैसे मैंने कोई वृत्त बनाया, ये वृत्त, ये वृत्त का क्या है आपके पास, केंद्र, और ये भी वृत्त की क्या है, आप कहोगे सर त्रिज्या है, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों तो क्या हो गई, त्रिज्या, और ये क्या हो गया, इस वृत्त का क्या हो गया, चाप हो गया। क्या हो गया, ये चाप। अब मैंने इसको देखो डार्क किया है, यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको डार्क कर दिया। आप कहोगे सर ये डार्क करने का अर्थ क्या हुआ, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो आप कह दोगे सर
जो ये वाले जो शेप है, ये वाली शेप को क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब वृत्त की त्रिज्यखंड की जो परिभाषा हमको बनती है कि किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, किस किस से, दो तो त्रिज्या हैं और एक ये चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। अभी तो हमने चाप कौन सा लिया है, ये वाला लिया है। तो ये वाले चाप से ये जो त्रिज्यखंड है, ये कौन सा त्रिज्यखंड है, आप कहोगे सर ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड है। कौन सा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। क्यों है, क्योंकि छोटा है। अब ये वाला ऊपर वाला चाप लिया हमने, देखो ये ऊपर वाला चाप, ऊपर वाला चाप ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है, ये आप कहोगे सर ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। क्या होगा, एक तो लघु और एक क्या हो गया, दीर्घ हो गया। वापस समझे इसको, किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा, यानी दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, आप कहोगे सर वो क्षेत्र कहलाता है वृत्त का त्रिज्यखंड। अब देखिए ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि हमने चाप ये वाला लिया नीचे वाला। अब वो दीर्घ की बात करें तो दीर्घ की देखो ये ऊपर वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा, ये ऊपर वाला भाग कौन सा त्रिज्यखंड कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, ये ऊपर वाला ये। और नीचे वाला जो ये हमने ले रखा है, जो मैंने ग्रीन पेन से इसको बिल्कुल शो कर रखा है, ये कौन सा हो गया, लघु त्रिज्यखंड। अब देखिए इनके सूत्र भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र की बात कर रहे हैं हम, वृत्त का त्रिज्यखंड। जो वृत्त का त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर के आगे थीटा बटा 360 और करना है आपको, यानी थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, आप कहोगे सर वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है वो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आपने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ले लिया, वो पूछेगी नहीं हमको इसको नहीं निकालना, हम तो दूसरे का निकालेंगे। तो आप दूसरे का निकालोगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का घटा दो, तो आपको शेष जो त्रिज्यखंड दीर्घ बच रहा है उसका भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आंसर। इस तरीके से आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्यखंड वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, वृत्त का या वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में सीधा सीधा मान आपको देगा, त्रिज्या ये, थीटा का मान ये। थीटा होता क्या है, अब आप समझें इधर, जैसे मैंने ये चित्र, इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है, आप यहाँ देखिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या है, दो त्रिज्याएं हैं, इसके बीच में 60 डिग्री है और ये इसकी त्रिज्या कितनी, 7 है, 7 है। तो आप कहोगे सर यहाँ किस किस की आवश्यकता है, हमको एक तो थीटा की आवश्यकता है, तो थीटा बराबर तो कितना डिग्री आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। अब वो कहेगा पाई आप जानते ही हो 3.14 लिख दो, चाहे 22/7 लिख दो, हम सुविधा अनुसार वहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में कौन बच रहा है, ये आर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 7 दे रखी है, वो 7 रख देंगे। तो ऐसे हम त्रिज्यखंड का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात कर दी। अब वो पूछ ले नहीं हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको तो ये चाहिए चाप की लंबाई। क्या चाहिए, चाप की लंबाई। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की थी तो मैंने वृत्त के क्षेत्रफल की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, चाप की लंबाई। चाप किसका है, ये इस वृत्त का है एक टुकड़ा, वृत्त की परिधि का क्या है, एक टुकड़ा। किसका टुकड़ा, परिधि का। परिधि का सूत्र आपको पता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। अब 2πr के आगे भी क्या लगा दो, थीटा बटा 360 चाप की लंबाई का। तो इस तरीके से ये जो दोनों सूत्र हैं, एक तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी हमने कक्षा 10 में नया काम क्या किया है, नया काम इतना किया कि ये देखो ये गोला बनाया है, जो तो कक्षा 6 से लेकर 9 तक हम जानते हैं।
और थीटा बटा 360 इसको गुणा कर दिया तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और आपने चाप की लंबाई आप निकाल रहे हो, तो ये आपको पता है चाप की लंबाई, चाप कहाँ से आ रहा है, वृत्त की परिधि से। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता है, 2πr। और 2πr के आगे अगर थीटा बटा 360 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, और इसको संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। ये किसका किसका सूत्र हो गया हमारे पास, आपको हो गया सर चाप की लंबाई का। इसी तरह वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटा 360 इंटू πr²। अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्रों की ओर। अगली जो हमारी जो डेफिनेशन है वो है वृत्तखंड। आपको मैंने वृत्त की डेफिनेशन बता रखी है, और इस वृत्त का भी क्या खंड। अब देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त का ये क्या है, आपका केंद्र है। ये केंद्र से क्या है, वृत्त की त्रिज्या है r, और ये क्या है, वृत्त की जीवा है। अब ये जो वृत्त की जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटेगी। आप कहोगे देखो 2 मिनट के लिए मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को हटा देता हूँ। आप कहोगे सर ये आपने हटा दिया तो ये जो क्या हो गई, वृत्त की क्या है ये, आप कहोगे सर ये जो लाइन है आपको दिख रही है, ये वृत्त की क्या है, जीवा। वृत्त की क्या है, जीवा। ये वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। ये तो हो गया आपका छोटा भाग, और ये ऊपर वाला हो गया आपका बड़ा भाग। ये ऊपर वाला जो भी आपको दिख रहा है ये कौन सा भाग हो गया, आप कहोगे सर ये बड़ा भाग हो गया। तो वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, और इसी भाग को क्या कहते हैं हम, वृत्त की जीवा कहते हैं। वो वृत्त की क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, जीवा नहीं, क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। यानी वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, और इन भागों को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब इसका सूत्र आपको याद होना है, वो किस प्रकार होना है, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपके पास सूत्र है। देखिए यहाँ पर सूत्र त्रिज्यखंड का तो लगना ही लगना है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू πr² माइनस r² बटा 2 साइन थीटा, r² बटा 2 साइन थीटा। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, वो ये ऐसे हो गया। देखो इधर ये वृत्त का क्या है, केंद्र, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है। तो पूरे त्रिज्यखंड में अगर इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो इसका छायांकित भाग का है तो क्षेत्रफल आएगा। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कौन सा, ये वाला। तो और ये आपका क्या है, पूरा का पूरा किसका क्षेत्रफल का सूत्र है, आप कहोगे सर जो हमारा त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आपको सीधे सीधे आपको त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई, ये तीन ही सूत्र इस प्रश्नावली के अंदर है। और तो आप कहोगे सर ये सकेंद्रीय वृत्त, यानी आपको दे देगा वो यहाँ पर ये केंद्र है, इससे एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, और वो कह देगा भाई इसका जो ये चारों तरफ का जो ये मार्ग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे क्षेत्रफल को, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा कोई आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर सूत्र दे रखा है दो सकेंद्रीय वृत्तों के जो ये बीच वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन आप नहीं, हम तो सीधे सीधे वहाँ पर ये कहेंगे बड़े वाले वृत्त में से अगर हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर दें, घटा दें, तो ये छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर तीन तरह के सूत्र मिले हैं आपको। देखो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है कक्षा 6 का है, यानी परिधि का सूत्र आपको पता है कक्षा 6 का है। ये लो परिधि का सूत्र कक्षा 6 से आया। क्षेत्रफल का सूत्र वृत्त का, ये भी कक्षा 6 में पढ़ा अपन ने, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। अब वो कहे कि भाई वृत्त की जो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि निकालोगे तो अर्धवृत्त की परिधि के अंदर देखो ये वाला अर्धवृत्त तो आएगा ही आएगा, 2πr जो आपके पास सूत्र है वो तो हो जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये व्यास और जुड़ जाएगा। तो हमें इतना सा सोचना है कि इस सूत्र का प्रयोग हम किस प्रकार करें। पहली बात हमारी निकल गई,
वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि और क्षेत्रफल याद है, तो इस परिधि के आगे अगर आपने क्या लगा दिया, थीटा बटा 360, तो आप कहोगे सर ये चाप की लंबाई निकल जाएगी। आपने क्षेत्रफल के आगे थीटा बटा 360 लगा दिया, तो आप कहोगे जो आपका त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका जो अंतिम जो सूत्र है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड आप जानते हो, किसी वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो वो भाग क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड कहलाते हैं। और ये तो आपका छोटा वाला वृत्तखंड हो गया, ऊपर वाला बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया। वो अगर पूछे ये, तो यानी हमें ये थीटा आप समझ ही रहे हो, ये थीटा, ये जो दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना क्या होगा, थीटा होगा। और आर का मान आपको पता है, त्रिज्या होगा। साइन आपको जो त्रिकोणमिति से साइन के मान आपको पता है, साइन जैसे वो आ जाए, साइन 30 का पूछे, 60 का पूछे, 30 का पूछे, चाहे 45 का पूछे, 60 का पूछे या 90 का पूछे, तो आप कहोगे सर साइन 30 का मान कितना, 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का कितना होता है, 1 होता है। मैक्सिमम वो क्या पूछेगा, 60 का और 30 का। तो ये आपको फिगर साइन 0 का मान 0 होता है, इसमें देखो साइन 0 का भी होता है, वो क्या होता है, साइन 0 का 0 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितने, 0 नहीं पूछेगा, क्योंकि 0 का मतलब दो आपको त्रिज्याएं नहीं मिलेगी। तो 2 त्रिज्याएं कब मिलेगी, जब 0 से कोण क्या हो, बड़ा हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा या तो साइन 30 का मान 1/2। आपसे पूछेगा वो थीटा 45, तो आप बताओगे 1/√2। आपसे पूछे थीटा 60, तो साइन 60 का मान कितना, √3/2। इस तरीके से जो ये प्रश्नावली आपकी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, आप मोटे तरीके से मान लें। मैंने इन दोनों प्रश्नावलियों को 10 अंक के लिए कहा है, तो आप ये मान के चलना है इस प्रश्नावली में से 4 या 5 अंक का प्रश्न आना है, समझे। 4 से कम तो होगा ही नहीं, और 5 से ज़्यादा भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। या तो 4 अंक का या 5 अंक का। यहाँ पर भी यही कहानी है, यहाँ तो 5 तो आना ही आना है, या 6 का आ जाएगा, 5 या 6, ये ध्यान रखना। अगर इधर 4 का आएगा तो उधर कितने का आएगा, आप कहोगे 6 का आएगा। यहाँ 5 का आ गया तो उधर कितने का आएगा, 5 का आएगा। तो ये जो हमारे वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल जो प्रश्नावली है, इसकी जो मैंने आपको बेसिक सारी बातों पर यहाँ पर मैंने अपनी बात रखी है। तो आप इनको आप अच्छे से करना है याद। और अगर आपने इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लिया, इन सूत्रों के अलावा इस प्रश्नावली के अंदर और किसी भी बात पर मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। अगर आपने वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, वो पूछेगा व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है, यानी व्यास बराबर 2r या 2 इंटू त्रिज्या होता है। वो पूछे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 इंटू πr² -r²/2 साइन ऑफ थीटा। वो पूछे चाप की लंबाई। अब चाप कहाँ से मिल रहा है, आप कहोगे वृत्त की परिधि से। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, उसके आगे थीटा बटा 360 और लगा दो, तो इस चाप की लंबाई आ गई। वो कहे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब πr² होता है, वो πr² के आगे क्या लगा दो, थीटा बटा 360, तो आप कहोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको ये सारे के सारे सूत्र अच्छे से याद है, ये मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ, इस प्रश्नावली के अंदर सीधे प्रश्न उठ के आते हैं। ऐसे आते हैं, किसी वृत्त की परिधि r बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 है, तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब ये सीधा मान r उठा के सूत्र में रखना है, थीटा का मान उठा के सूत्र में रखना है, और सीधा आपके पास यहाँ पर आप आसानी से प्रश्नों को हल कर लोगे। दूसरी बात, इसमें आपने पढ़ रखा है छोटी कक्षा में 22 का पहाड़ा, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तिये 66, 88 और 22 पंजे 110, 132, 154। ये फिगर आपको याद होने चाहिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ, यानी 22 का पहाड़ा आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर आपने 22 का पहाड़ा याद कर लिया, तो आप कहोगे सर 1% तो इस 22 के पहाड़े से परीक्षा में 100% पूछा जाता है। वो पूछेगा किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब 44 ही क्यों देगा, क्यों देखो
परिधि कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। तो आप यहाँ लिखोगे परिधि, तो आप त्रिज्या ज्ञात करोगे, और त्रिज्या का क्या होता है 2πr बराबर 44। तो 2 चले गया इधर, यहाँ आ गया 2 × 22/7, और ये r 44, 22 दूना 44, तो r 7 चले गए ऊपर, यानी r का मान कितना हो गया 7। जब भी वृत्त की परिधि 44 होती है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है वृत्त की, आप कहोगे 7। 22 होती है तो आप कहोगे 7/2 होती है। तो यानी ये 3.5, फिर 7, फिर 10.5, फिर 14, इस तरीके से ये पहाड़ा यानी 3.5 का पहाड़ा ये बढ़ता चले जाएगा, और यहाँ पर 22 का पहाड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने 22 का पहाड़ा इसलिए लिखा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 22 के पहाड़े से आपको 1-2 अंक का प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में मिलता है। अब वो किस तरीके से मिलेगा वो तो मैं मेरे इसके जो क्षेत्रमिति का जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में उस प्रश्नों पर मैं बात करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने जो जो भी सूत्रों पर बात की है, आप उन सूत्रों को, क्योंकि गणित है ये, आप इसको ऐसा नहीं है कि मोबाइल का आपने उपयोग किया, लीड लगाया, आप देख रहे हैं बस पढ़े पढ़े, ऐसे नहीं। आप बाकायदा जिस प्रकार आप विद्यालय में पढ़ते हो उसी प्रकार आप अपने टेबल मेंटेन करें, और जब भी आप पढ़ें तो आपका हाथ जरूर चलना चाहिए। मैं जैसे मेरा लेसन है वहाँ पर, जहाँ पर आपको लिखना वहाँ पर रोक के आप लिखें उसको, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। क्योंकि गणित है, गणित को जितना अभ्यास करोगे, जितना आप इसको हल करोगे प्रश्नों को, उतना आपके दिमाग में बिल्कुल स्थायी रूप से मैं कह रहा हूँ स्थायी रूप से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। और जब भी आप उसको सुनना चाहें, जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि हमारी कैसेट है, उसको एक बार हमने सीडी को रिकॉर्ड कर लिया तो कितनी बार चलाएं। अगर आपने एक बार उसको लिख लिख के अच्छे से आपके बिल्कुल जहन में बिल्कुल पक्का कर लिया, तो कहीं भी कोई से भी गुरुजी कभी भी किस प्रकार परीक्षा हो, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फर्स्ट टेस्ट हो, सभी में आप अच्छे से यहाँ पर सवालों को हल कर पाओगे। तो आज जो मेरी प्रश्नावली थी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसके जो जो भी मैंने सूत्र जो हमें सवालों में काम में आएंगे उस पर मैंने बात की है। अगले जो भाग में मैं इस प्रश्नावली के जो प्रश्नमाला है उस पर मैं 1 to 1 सभी सवालों पर बात करूँगा। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।